तो जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है कि निसाब की हम तंजीम कैसे करते हैं, इसको आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम करिकुलम में जो हमारे पास अब ये वो स्टेज है कि जब हमारे पास करिकुलम आ गया है, हमारे पास है, अब हम करिकुलम को तरतीब कैसे देंगे। ठीक है, करिकुलम को हम कितना अच्छा इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि पहले आसान चीज़ डालें, उसके बाद मुश्किल चीज़, उसके बाद फिर और मुश्किल चीज़। ठीक है, इस तरह हम रखते हैं और ये भी हम देखते हैं कि लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो। तो बेसिकली तौर पे करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो ये कंसेप्ट है। क्लियर है। अब हम थोड़ा ज़रा इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं, हमारे पास डेफिनेशंस पे हम मजीद इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है क्या। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट्स, लर्निंग experiences and evaluation in a cohesive plan for teaching and learning। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास एजुकेशनल एलिमेंट्स में जो आते हैं वो कौन से आते हैं, उसमें हमारे पास ये चार चीजें आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एवेल्युएशन। सही है। इनको एक बेहतरीन तरीके से और इनको एक बेहतरीन तरीके या तरतीब देने का नाम जो है वो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दोबारा सुनने में आपको ज़रा दोबारा कहूँ कि हमारे पास जो एजुकेशन के हवाले से ये जो चार मेन पिलर्स जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एवेल्युएशन। ठीक है, जिसको हम ऑक्टी भी कहते हैं, ये हमने पहले जो है ऑक्टी भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ऑक्टी जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं, और ये मतलब एवेल्युएशन। इन चीजों को हम इफेक्टिवली कैसे तरतीब दे सकते हैं, ये हमारे पास करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसका मकसद क्या है हमारे पास, टू प्रिवेंट एकेडमिक गैप्स। इसका सबसे पहले मकसद ये है कि भाई हम एक खला को जो है वो ना जो है उसको ख़त्म करें। खला क्या कि जहाँ पे बच्चे को जो है एकेडमिक में जो चीज़ ज़रूरी है और वो नहीं पढ़ाई जा रही है, तो वो एकेडमिक गैप है। ठीक है, तो वो हमारे पास एकेडमिक गैप है। दूसरा हमारे पास है अवॉइड नीडलेस रिपीटेशन। एक ऐसी चीज जो बार बार गैर जरूरी जो है बार बार रिपीट हो रही है, उस चीज से बचना। ठीक है, एंड इंश्योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस अलाइंड अक्रॉस ग्रेड लेवल्स। और तीसरी हमारे पास इसका जो मकसद है वो ये है कि तमाम क्लासों में, तमाम ग्रेड में उसी के मुताबिक उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी कि वो जो एक्टिविटीज हैं या टीचिंग मेथड्स हैं वो अलाइंड हो। ये नहीं है कि हमारे पास क्लास तीसरी की जो एक्टिविटी है उसको जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में जो एक्टिविटी दी है वो बिल्कुल एफएससी के जो है वो मयार के मुताबिक हो, तो फिर इस तरह नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का मकसद फिर पर्पस क्या हुआ कि एक तो हम एकेडमिक गैप्स फिल करते हैं, दूसरा गैर जरूरी बार बार रिपीटेशन को हम जो है वो ख़त्म करते हैं ताकि वो ना हो, और तीसरा हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो ग्रेड के मुताबिक हों, क्लास के मुताबिक हों। ये हमारे पास करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है। अच्छा जी, अब जब हम बात करते हैं कि इफेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये याद रखें कि अब हमारे पास जो तीन मेन क्राइटेरिया होते हैं उनको फिर हम पढ़ते हैं। अब हम इन तीन एरियाज को पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस और इंटीग्रेशन को अब हम जो है वो पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बकायदा तौर पे पहले कंटिन्यूटी का एक अलग स्लाइड होगा, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। फिर सीक्वेंस का हमारे पास एक अलग होगा, और हमारे पास इंटीग्रेशन का एक अलग स्लाइड होगा, उसको हम जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ज़रा ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कंसेप्ट हमें क्या कहते हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल डिजाइन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मीट दीज थ्री स्टैंडर्ड। तो जो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो तीन बुनियादी तौर पे जो मयार हैं वो ये होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पहला, कंटिन्यूटी, द रिकरेंट एम्फेसिस ऑन मेजर करिकुलम एलिमेंट्स ओवर टाइम।
यानी कि वक्त के साथ साथ निसाब के अहम अज्जा पर बार बार जोर देना कंटिन्यूटी कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक चीज चल रही है तो वो मुख्तलिफ क्लासों में बढ़ती हुई जो है उस पे हम जोर देंगे, कभी खत्म नहीं करेंगे। दूसरे हमारे पास आती है सीक्वेंस, द प्रोग्रेसिव अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा हमारे पास जो आती है वो सीक्वेंस आती है कि पहले आपने आसान चीज पढ़ानी है, उसके बाद आपने मुश्किल चीज की तरफ जाना है। ठीक है। तीसरी जो हमारे पास जो है उसका कंसेप्ट है, जो स्टैंडर्ड है, मयार है, वो इंटीग्रेशन कहता है। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि लिंकिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड व्यू ऑफ नॉलेज। यानी कि यहाँ पे हम जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं लेकिन उसमें हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का मजमुआ उसमें डाल देते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है उनके लिए और आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे साइंस में अगर बच्चे को हम अर्थक्वेक पढ़ा रहे हैं, जल्जले के बारे में पढ़ा रहे हैं, अर्थक्वेक। अब अर्थ जो है हमारे पास, ये अर्थक्वेक या उसके हवाले से जो रीजंस हैं वो तो साइंटिफिक हो गई, तो साइंस सीख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स और हम जो है ये कंटिनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पे जजला आ रहा है, कौन से जो है वो बहुत ही रिस्की जोन है, तो इसका मतलब है हम ज्योग्राफी जो है डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा, हम जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं वो हमारे पास इंग्लिश है, तो हमारे रिटन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश भी अचीव हो रही है। इस चीज को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब आते हैं, इन तीनों को डिटेल से भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूटी, सीक्वेंस और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है। उनको अभी हम आते हैं डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे पास कंटिन्यूटी है। तो चले कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास कंटिन्यूटी आ गई, अब आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो बताते हैं कि वर्टिकल रिपीटेशन होनी चाहिए, ensuring that major concept and skills reappear at different grade levels। इस बात को हम यकीनी बनाते हैं कि जो अहम तस्वुरात हैं या जो मारते हैं वो मुख्तलिफ क्लासों में बार बार आए। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल रिपीटेशन। वो चीजें जो कि जरूरी हैं बार बार आए, वो चीजें बार बार ना आए जो कि गैर जरूरी है। तो लिहाजा इसमें हम देखते हैं जो चीजें जरूरी हैं वो बार बार आती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास स्किल मास्टरी। तो ये रिपीटेशन आप समझ गए, मिसाल के तौर पे कि बार बार जो है, मिसाल के तौर पे कोई चीज जो है हम बार बार पढ़ते हैं ताकि जो तस्वुर है वो और ज्यादा मजबूत हो, लेकिन याद रखें कि जरूरी होना चाहिए। अच्छा जी, स्किल मास्टरी की तरफ आते हैं। इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कि वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप एक कंसेप्ट को बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब साइंस की तारीफ हम करते हैं, साइंस की बुक पढ़ते हैं, तो आप क्लास फोर्थ में भी साइंस की तारीफ पढ़ते हैं, क्लास फिफ्थ में भी पढ़ते हैं, क्लास सिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल रिपीटेशन है ताकि आप जो है साइंस के एक तरह से डेफिनेशन को ना भूलें। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसके कम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास स्किल मास्टरी। कंटिन्यूटी अलाउ स्टूडेंट टू रीइंफोर्स की स्किल्स दैट दे आर नॉट फॉरगटन बट आर इंस्टेड मास्टर्ड थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर। तो जो हमारे पास हम कहते हैं ना कंटिन्यूटी, एक चीज को बार बार हम पढ़ रहे हैं, तो एक तो हमारे पास वर्टिकल रिपीटेशन हो गई। दूसरा वो हमारे पास ये बता रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। तो लिहाजा वो रिपीटेशन के जरिए वो चीज बार बार दोहराई जाएगी, बार बार उसकी मशक कराई जाएगी, तो वो लर्निंग और अच्छी आ जाएगी। ये है हमारे पास कंटिन्यूटी का दूसरा मेन पॉइंट। तीसरा हमारे पास है डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग। ईच टाइम अ कंसेप्ट रिटर्न्स, इट सर्व एज अ फाउंडेशन टू बिल्ड अ डीपर लेयर ऑफ नॉलेज। जब हम कोई तस्वर दोबारा निसाब में जब शामिल किया जाता है, तो वो इल्म की गहराई जो है तय बनने के लिए एक और मजबूत बुनियाद फराहम करता है। यानी कि जब हम एक चीज पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं ना, अब एक चीज हमने क्लास फिफ्थ में पढ़ी, अब हम क्लास सिक्स में पढ़ रहे हैं, तो क्लास फिफ्थ से लेके जो क्लास सिक्स का सफर है,
जब हम क्लास फिफ्थ में कोई चीज पढ़ रहे हैं और सिक्स में दोबारा इसको थोड़ा और डिटेल करके पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी आ रही है, तो अब मेरी जो नॉलेज है वो और कंसेप्चुअल हो जाएगी, मैं और अच्छी तरह समझ जाऊंगा। ये हमारे पास कंटिन्यूटी की जो है वो मिसालें होगी। अब हमने जो कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लिया, तो अब हम आते हैं अपने इसके सेकंड पॉइंट पे, वो है हमारे पास सीक्वेंस। ठीक है, चलिए जी सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस क्या है हमारे पास? कंटेंट मस्ट फॉलो अ लॉजिकल लॉजिकल पाथ टू बी लर्नेबल। पहला हमारे पास ये है कि सीक्वेंस आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, स्टार्टिंग विद द बेसिक आइडियाज बिफोर मूविंग टू हायर ऑर्डर कंसेप्ट। सबसे पहले आपने आसान कंसेप्ट सिखाने हैं, फिर उसके बाद थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन, फिर थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन। तो लिहाजा इस तरह जो है आपका करिकुलम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, आसान से मुश्किल की तरफ। दूसरा हमारे पास ये है कि नोन टू अननोन की तरफ जाना चाहिए। जो चीज़ मुझे मालूम है और जो चीज़ नहीं मालूम उसकी तरफ फिर हम जाएंगे। बिल्डिंग ऑन द स्टूडेंट करंट नॉलेज टू इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन। तो जो करंट नॉलेज हमारे पास है उसमें हम मजीद इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू नॉलेज जो हमारे पास अननोन होता है। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास वोल टू पार्ट। तो ये करिकुलम में याद रखें कि सबसे पहले हमारे पास जब हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो इसमें हम किसी चीज को पहले एज अ वोल पढ़ते हैं, उसके बाद हम आते हैं उसके हिस्सों पे पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द ओवरऑल कंसेप्ट बिफोर ब्रेकिंग डाउन इनटू स्पेसिफिक डिटेल्स। यानी कि मिसाल के तौर पे क्लास एट्थ में हमने सिर्फ जो है जाना कि सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल की जो है बुनियादी मकसद क्या है, वो हमारे पास ये वोल हो गया। ठीक है, ये वोल हो गया। अब जब हम सेकेंड ईयर में जब इसको पढ़ते हैं, तो इसी सेल के हम डिफरेंट फंक्शंस पढ़ते हैं और उसको बड़े डिटेल से हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा ये वोल टू पार्ट हुआ। पहले में हमने सिर्फ सेल को डिस्कस किया, अब यहाँ पे हम उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हिस्से बना के और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास होता है कि ऑर्डर्स हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होने चाहिए। ऑर्डरिंग फैक्ट्स और इवेंट दे अकर इन टाइम। तो तारीखी तरतीब देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसीज जो है वो एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1947 में हुई थी। फिर जो हमारे पास एजुकेशनल कमीशन जो बना था वो 1959 में बना था। फिर उसके बाद जो हमारे पास एजुकेशन पॉलिसीज आई थी वो हमारे पास 1970 की थी। तो ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल आर्डर है। अब देखें, मैंने पहले 47 लिखा, उसके बाद मैं 59 पे जा रहा हूँ और उसके बाद मैं 70 पे जा रहा हूँ। तो हम कभी भी करिकुलम में इस तरह नहीं करेंगे कि भाई 1970 आ गया, अब इसके बाद 1947 आ गया और अब हम आगे जो है फिर 1959 करेंगे। तो ये जो है करिकुलम के ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये कंसेप्ट सही नहीं है। तो आपने इस तरह क्रोनोलॉजिकल आर्डर पे जाना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो था, हमने इसको सीक्वेंस जो है वो कर लिया। अब हमने इसके कितने जो है वो मेजर कंसेप्ट पढ़े क्लासरूम, सॉरी, जो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है। पहला हमने कंटिन्यूटी पढ़ा, दूसरा हमने सीक्वेंस पढ़ा। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो चलें जी, इंटीग्रेशन को अभी हम डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम पहले बात कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, कि इंटीग्रेशन क्या है। हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन लिंक्स डिफरेंट सब्जेक्ट टुगेदर, सो लर्निंग इज नॉट डिवाइडेड इन सेपरेट पार्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे अभी पहले मैंने मिसाल दी कि अगर हम जो है साइंस में हम पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक्स पढ़ रहे हैं, तो जो अर्थक्वेक्स है ये साइंस का कंसेप्ट है, नंबर एक ये याद हो गया। अब इसको मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, नंबर टू हो गया। उसमें मैं मुख्तलिफ बरे आज़मों कंटिनेंट्स की बात कर रहा हूँ, उस पर कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स भी आ जाता है। इस तरह हम कहते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट्स कनेक्ट हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है लर्निंग द बिग पिक्चर। It helps student understand how ideas from one subject relate to others like geography or math, giving a complete understanding.
यहाँ पे बच्चों को जो जो समझ है वो बहुत ही वाजिया हो जाती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कैसे एक सब्जेक्ट से होते हुए वो तीन चार सब्जेक्ट सीख रहे होते हैं। तो लिहाजा ये इंटीग्रेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद है, फायदेमंद है। हो सकता है इसने साइंस में ये पढ़ा हो, आगे जाके जब वो इंग्लिश का ऐसे अटेम्प्ट करेगा तो उसमें भी ये टॉपिक लिखा जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट को इस करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन से फिर इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा फिर फायदे मिलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ठीक है। अब मेरी स्टूडेंट डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि क्लास करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन जो है की तारीफ करें और ये कैसे की जाती है, तो आपने करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के ये जो है जो स्लाइड्स हैं, ये जो पहला और दूसरा है इसको आप अपने अपने अल्फाज में लिख लेंगे। फिर उसके तीन जो इफेक्टिव क्राइटेरिया हैं ये आप डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन से? कंटिन्यूटी, सीक्वेंस और इंटीग्रेशन को डिस्कस कर लेंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये एक अलग क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के टू मेजर डायमेंशंस कौन से हैं, फिर आपने ये लिखना है। नहीं तो आप ये उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंटेंट। ठीक है। तो लिहाजा इसका सवाल अगर आपके पास अलग आ जाए तब आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास टू कोर डायमेंशंस क्या हैं। याद रखें ये एक अलग टॉपिक है तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, लेकिन ये अलग से आपका सवाल पूछा जाएगा। सवाल जो है वो अलग आ सकता है। ठीक है। चलें जी, तो इसके टू मोर जो है कोर जो डायमेंशन है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो इसके डायमेंशन है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट दो है। एक को हम कहते हैं वर्टिकल और एक को कहते हैं हम ओरिजेंटल। बहुत ही आसान है, इसको हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ अभी इसमें नाम का फर्क आ रहा है। याद रखें कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हम सीक्वेंस और कंटिन्यूटी में इसको पढ़ चुके हैं, और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्कोप एंड इंटीग्रेशन है। यानी कि सीक्वेंस, कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी जो है इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ डायमेंशन के हवाले से अगर कोई सवाल आए तो आपने ये लिखना है। अच्छा जी, तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग ओवर टाइम, यानी कि एक चीज को आप वक्त के साथ साथ और बढ़ाते जाते हैं और उसको और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। इसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी पांचवी में साइंस जो है वो एक पेज में जो है उसके तारीफ थे, और जब आप सिक्स में जाएंगे तो वो साइंस जो है उसके जो है मुख्तलिफ इकसाम आ जाएंगे। जब सेवन में जाएंगे तो और ज़्यादा आ जाएंगे। नाइन टेन में जाएंगे तो बाकायदा तौर पे जो है वो बॉटनी, जोलॉजी, इस तरह ये कंसेप्ट आगे चलते जाएंगे, यानी कि और ज़्यादा कम्प्लेक्स होते जाएंगे। ये हमारे पास वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की साल है। तो लिहाजा इसमें हम कंटिन्यूटी कर पढ़ चुके थे कि कंटिन्यूटी क्या है, कि रिपीटेशन जो करिकुलम के जो मेजर यानी कि अहम चीज़ है वो मुख्तलिफ क्लासों में बार बार पढ़ाना और थोड़े डिटेल से पढ़ाना, वो कंटिन्यूटी होती है। और सीक्वेंस हमारे पास क्या होना चाहिए कि सिंपल टू कम्प्लेक्स होना चाहिए और क्रोनोलॉजिकल अप्रोच होना चाहिए, जो अब मैंने जो 47, 59 और वो वाली मिसाल दी। क्लियर है? आसान से कंसेप्ट हैं ये। दूसरा हमारे पास ओरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम इंटीग्रेशन हम इसमें डालते हैं। तो इसमें जो स्कोप एक नया है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजेंटल हमारे पास क्या है। डील हाउ सब्जेक्ट एंड थीम्स आर लिंक्ड साइड बाय साइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमें इस ताल्लुक का बताता है कि कौन से मौजूआत और मजामीन को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। तो पहला तो है स्कोप, द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ कंटेंट कवर्ड एट गिवन टाइम। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक करिकुलम का एक टॉपिक दिया गया होता है, उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट में उसका निसाब को मज़ीद डिटेल में पढ़ाया जाता है, गहराई में पढ़ा जाता है। और दूसरा हमारे पास रह गया इंटीग्रेशन, कि जिसमें हम एक ही सब्जेक्ट में दो या तीन जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाते हैं, जैसे अब हमने साइंस का पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं। अब ये जो आपको हेडिंग नजर आ रही है, अब ये भी आपसे पेपर में अलहदा पूछा जाएगा, तब आप ये लिखेंगे। ये जो हमने शुरू में जो पढ़ा करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, उसका सवाल आता है तब आप ये नहीं लिखेंगे। अगर आपको बकायदा तौर पे आता है
कि भाई कंटेंट सिलेक्शन के जो उसूल है वो बताएं, या प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट सिलेक्शन कौन से होते हैं, फिर आपने ये लिखते हैं। ठीक है तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, लेकिन ये आपसे अलहदा पूछा जाएगा, तब आप इसको लिख सकते हैं। चलें जी, इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन से इसके प्रिंसिपल्स और उसूल्स हैं कि एक कंटेंट को सिलेक्ट किया जाए, एक टॉपिक को या एक सबक को सिलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वैलिडिटी। इट इज द सब्जेक्ट मैटर एक्यूरेट, ऑथेंटिक और अप टू डेट। जो मौजू हमने किसी भी सब्जेक्ट का लिया है, क्या वो मौजू ठीक है या नहीं है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, और वो जो है जदीद तरीन है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि वो मुस्तनद है या नहीं है, ऑथेंटिक है, उसका जराया कौन सा है, और क्या ये लेटेस्ट नॉलेज है या नहीं है। तो पहले हम इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। ठीक है, चलेंगे दूसरे पे हम आते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस हम इसका चेक करते हैं। डज द कंटेंट फोकस ऑन बेसिक आइडियाज एंड कंसेप्ट एसेंशियल फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हम इसकी जो है वो देखते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है। ठीक है, क्या जो मवाद पढ़ाया जा रहा है उनसे उनके बच्चों के बुनियादी जो ख्यालात है और तस्वुरात है वो समझाने के लिए, सूझबूझ के लिए ज़रूरी है या नहीं है, फिर हम ये चेक करेंगे। इसके बाद फिर हम यूटिलिटी के कंसेप्ट पे आते हैं, ये प्रिंसिपल पे। यूटिलिटी हमें क्या कहता है? विल द नॉलेज एंड स्किल्स बी बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर द लर्नर इन द सोसाइटी। वो जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यूटिलिटी हमें कहता है कि वो नॉलेज और स्किल्स जो आप स्कूल में उसको दे रहे हो, क्या वो मुआशरे में उस बच्चे के काम आ सकता है या नहीं आ सकता। जो मालूमात आप दे रहे हो वो इस बच्चे की हकीकी जिंदगी, अमली जिंदगी में काम आ रहा है या नहीं आ रहा। ये इस पे फिर हम देखेंगे, और फिर हम जो है फैसला करेंगे कि अगर उसकी वैलिडिटी है तो हम करिकुलम में डालेंगे, उसकी अहमियत है तो हम डालेंगे, और इसकी अफादियत है तब हम उसमें डालेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है लर्नेबिलिटी। इज द कंटेंट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट एज, मेंटल मेच्योरिटी एंड कैपेबिलिटी। जो बच्चों की जो सीखने की सलाहियत है वो भी हम चेक करेंगे। अब एक करिकुलम एक्सपर्ट हो सकता है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, वो जो कोई चीज बना रहा है, लिख रहा है, तो उसके लिए तो बड़ा आसान होगा। क्या वो बच्चों की जिनकी उम्र क्लास फिफ्थ में 13 से 14 साल है या 11 से 12 साल है, क्या वो बच्चा इसको एक्सेप्ट कर सकता है? क्या जो आप कोई चीज बना रहे हैं उन बच्चों के लिए, क्लास फिफ्थ के लिए, क्या उनकी मेंटल कैपेसिटी, जो जहनी पुख्तगी है, वो इतनी है कि वो उस चीज को याद कर सके या उस चीज को समझ सके। ठीक है, और उसकी सलाहियत क्या है कि वो उस चीज को के बारे में जो है वो जान सके। तो लिहाजा आपने ये चीज भी देखनी है। अगर इसका जवाब आपके पास यस में होगा तो आप उसको कंटेंट को इंक्लूड करेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है कि भाई आपने जो चीज बनाई है वो तो आपने क्लास फिफ्थ के लिए बनाई है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो नॉलेज है, वो तो आपने एफएससी का दी है, तो बच्चे तो क्या करेंगे इसमें। और खास तौर पे वो बच्चे जो देहात में रहते हैं, जिनको टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं है, जिनको इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, फिर तो उनका तो जो है और काम खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास आते हैं इंटरेस्ट पे आते हैं। डज द कंटेंट कंसिडर द स्टूडेंट क्यूरियोसिटी टू डिजायर टू ड्राइव एक्टिव लर्निंग। क्या जो आपने कंटेंट सिलेक्ट किया है या बनाया है, क्या वो बच्चे की दिलचस्पी या बच्चे का तजस्सुस बढ़ा सकता है या नहीं। क्या बच्चे की जो दिलचस्पी है वो कायम रहेगी इसको सीखने में या नहीं। ठीक है, तो अगर इसका जवाब हाँ में है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्टूडेंट को हमेशा तजस्सुस रहेगा कि मैं ये सीखूं, तो हम उसको कंटेंट में यानी कि करिकुलम में डालेंगे। अगर इन सब का जवाब हमारे पास नो में था, तो फिर हम उन कंटेंट को नहीं डालेंगे। अगर इन सब का जवाब कंटेंट के हवाले से ये सारे जवाबात यस में थे, तभी हम उसको करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे और करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो था हमने प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट सिलेक्शन हमने पढ़ा। अब हम आते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे करिकुलम के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। याद रखें
कि ये जो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं ये वो फैक्टर नहीं है कि जो करिकुलम के ऑर्गेनाइजेशन को या करिकुलम के डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। ये सिर्फ असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो अब आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सबसे पहला है हमारे पास द लर्नर, द साइकोलॉजिकल नीड्स, डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड कोग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बच्चों के हवाले से जो है वो करिकुलम के ऑर्गेनाइजेशन पे बड़े असरअंदाज होते हैं, क्योंकि हमने उसके नफ्सियाती ज़रूरियात को भी देखने होते हैं, उसके नशोनुमा के मराहल को भी देखने होते हैं, और उसके जो जहनी सलाहियतें हैं उनको भी देख रहे होते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसके मुताबिक ही हम करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर जो है वो करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा लूप्स होल होंगे। दूसरा हमारे पास वो बता रहा है कि सोसाइटल नीड्स क्या है, पासिंग डाउन कल्चरल वैल्यूज, एड्रेसिंग सोशल प्रॉब्लम्स, मीटिंग इकोनॉमिक डिमांड, जॉब मार्केट। तो जो असरअंदाज होने वाले अवामिल में से हमारे पास जो है माशरती ज़रूरियात है, यानी कि उसमें हमने अपने सकाफती इकदार को मुंतकली करेंगे, समाजी मसाइल का हल ढूंढेंगे जो कंटेंट हम पढ़ाए जा रहे हैं, और जो मुआशी तकाजे हैं वो कैसे पूरी कर सकते हैं स्किल लेबर के ज़रिए, टेक्निकल लोगों को पैदा करके, वो फिर जो है ये चीज़ करेंगे, और ये चीज़ भी फिर करिकुलम के जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर असरअंदाज होती है। तीसरा हमारे पास है नेचर ऑफ नॉलेज, द रैपिड ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर constant रीऑर्गेनाइजेशन टू इंक्लूड न्यू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तीसरा जो असरअंदाज होने वाला वामिल है वो है हमारे पास तेजी से जो है तरक्की करता हुआ साइंस और आईटी की फील्ड। अब साइंस और आईटी की फील्ड में इतनी ज्यादा तरक्की हो रही है, तो लिहाजा उसका नॉलेज जो है वो आपने जब ऐड करना है तो वो बड़ा जो है एक तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, न्यू होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, और उसके जो है वो जो नॉलेज है वो उसके बिल्कुल रिलेवेंट हो और बिल्कुल अपडेटेड हो। उसके बाद हमारे पास एजुकेशनल फिलोसफीज हैं, ये भी जो है वो हमारे निसाब की तंजीम के हवाले से या तरतीब के हवाले से असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पे, वेदर द स्कूल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव लर्नर सेंटर्ड बिलीफ। तो जो एक स्कूल, एक इदारा है, वो जो है इस चीज पे असरअंदाज जो होता है कि क्या वो कौन सा करिकुलम फॉलो करे। अगर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम फॉलो करेगा तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होगा, स्टूडेंट बोर होते हैं, स्टूडेंट उसमें पैसिव होते हैं, तो इसमें फिर ये मसाइल आ जाते हैं। अगर वो लर्नर सेंटर्ड और बिलीफ में चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेमोक्रेटिक एटीट्यूड तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट टीचर चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको एक्टिविटी बेस्ड जो है वो रिसोर्सेज चाहिए। तो ये भी असरअंदाज होने वाले अवामिल बन जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट। आप जब करिकुलम बना रहे होते हैं तो फिर आपने उसके हवाले से ये चीज़ देखनी होगी कि क्या आप जो चीज़ बना रहे हैं उसकी वो टीचर पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या जो स्कूल में आपने कोई एक्टिविटी या लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूड की है, क्या आप लाइब्रेरी में जाएंगे या आप स्कूल में जाएंगे, या आप लेबॉर्ट्री में जाएंगे या स्कूल के बाहर कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे, तो क्या वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या वो टाइम जो है वो टीचर या स्टूडेंट को अवेलेबल है या नहीं है। तो ये भी असरअंदाज जो है वो होंगे ये चीज़। फिर हमारे पास आते हैं लीगल, पॉलिटिकल और रिलीजियस फैक्टर्स, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट मैंडेट्स। तो आप अगर कोई जो है कोई करिकुलम कंटेंट बना रहे हैं तो उस पे जो लीगल या पॉलिटिकल या रिलीजियस फैक्टर्स हैं वो भी असरअंदाज होते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ बनानी है कि जो हमारे मज़हब के जो अंदरूनी जो उन्होंने गाइडलाइन सेट की हैं, जो लिमिट सेट की हैं, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह जो गवर्नमेंट ने जो हदूद मुकर्रर की है उससे आप तजावज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी हैं जो कि करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो है वो असरअंदाज होने वाले अवामिल थे। तो जी डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी को भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे